नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर क्या है? रूलिंग द कंट्री साइड। रूलिंग यानी कि शासन करना, कंट्री साइड यानी कि ग्रामीण एरिया में। तो हम देखेंगे कंपनी जो है कि ग्रामीण एरिया में किस प्रकार शासन करेगी। रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल रूलर इन 1765। तो जैसा कि इस फिगर 1 में जो फिगर दिया गया है, इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव है और यहाँ पे कौन है? मुगल रूलर है। तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी मिलती है, कहाँ की? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। कौन देता है? मुगल रूलर देता है। ठीक है। द कंपनी बिकम द दीवान। कंपनी जो है दीवान बनती है। ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। तो दोस्तों हुआ क्या? 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान अपॉइंट कर दिया। The actual event most probably took place in रॉबर्ट क्लाइव स्टेट। और जैसा कि हम जानते हैं कि दीवान का भी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, दीवानी का क्या मतलब होता है। दीवानी का मतलब जैसे कि अभी उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, तो अब बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का जो रेवेन्यू होगा वो कंपनी के हक में जाएगा, नहीं कि कंपनी जो है वहां का कर वसूलेगी या रेवेन्यू वसूल करेगी। ठीक है, कलेक्ट करेगी। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टू प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव। तो मोस्ट प्रोबेबली जो एक्चुअल इवेंट हुआ होगा, यानी कि दीवानी रिसीव करने वाला इवेंट जो था, ये मोस्ट प्रोबेबली माना जाता है कि एक रॉबर्ट क्लाइव की टेंट में हुआ होगा, जहाँ पे कुछ इंग्लिश मैन रहे होंगे और कुछ इंडियन रहे होंगे एज ए विटनेस के तौर पे। बट इन द पेंटिंग, बट जो यहाँ पे पेंटिंग दिखाई है, द इवेंट इज शोन एज ए मैजेस्टिक ओकेशन टेकिंग प्लेस इन अ ग्रैंड सिटिंग। मैजेस्टिक मतलब भव्य, बहुत ही शानदार। ओकेशन यानी कि समारोह या अवसर। बट ऊपर जो एक चित्र दिया गया है यहाँ पे, तो इसमें इस इवेंट को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है, यानी एक मैजेस्टिक ओकेशन के रूप में दिखाया गया है। द पेंटर वाज कमीशन बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट इन क्लाइव लाइफ। कमीशन मतलब कि नियुक्त करना। ठीक है। तो जो पेंटर है जिसने इस चित्र को बनाया है, वह क्लाइव के द्वारा कमीशन किया गया था, नियुक्त किया गया था कि क्लाइव की लाइफ में जो भी इवेंट, मेमोरेबल इवेंट जो भी हो, उसको तुमको रिकॉर्ड करना है। ठीक है। द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वाज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। तो इसी प्रकार दीवानी प्राप्त करना भी ब्रिटिश इमेजिनेशन या ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत ही यादगार, एक मेमोरेबल इवेंट था। ठीक है। As Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory under its control। तो दीवान का मतलब क्या हुआ कि अब जो है कंपनी जो है उसके कंट्रोल में जो टेरिटरी है, उस टेरिटरी का वो क्या बन चुकी है? चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन चुकी है। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेस। तो अब उसे क्या सोचना है? अब इसे इस बारे में सोचना है कि जो लैंड इसके कंट्रोल में है उसको एडमिनिस्टर किस प्रकार से किया जाए, किस तरीके से, और रेवेन्यू रिसोर्सेस को किस प्रकार ऑर्गेनाइज किया जाए। दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड इनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। यील्ड मतलब कि पर्याप्त मात्रा में, ज्यादा मात्रा में। ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था और जो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रेवेन्यू रिसोर्सेज था, वो एक तरीके से किया जाए ताकि कुड दैट कुड यील्ड इनफ रेवेन्यू, जिससे कि जो कि ज्यादा रेवेन्यू हमें दे सके, ताकि जो कंपनी का ग्रोइंग एक्सपेंस है वो आराम से हो सके। या आप बोल सकते हो कि कंपनी को अब एक ऐसा रास्ता या एक ऐसा वे ढूंढना था जिससे जिससे कि कंपनी को बढ़ते जो उसके ग्रोइंग एक्सपेंसेस थे उसको पूरा करने के लिए जो है कि काफी मात्रा में या ज्यादा मात्रा में रेवेन्यू जो है कि कलेक्ट किया जा सके। A trading company had also to ensure that it could buy the product it needed and sell what it wanted। देखो, क्योंकि जो कंपनी थी वह एक ट्रेडिंग कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसे दीवानी भले से मिल गया था, बट वह क्या थी? एक ट्रेडिंग कंपनी जो कि व्यापार करती थी। तो एक ट्रेडिंग कंपनी होने के नाते उसे ये भी इंश्योर करना था कि इट कुड बाय द प्रोडक्ट इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड, कि यह वे प्रोडक्ट खरीद सके जो इसको जरूरत पड़ती है और उसको वे प्रोडक्ट बेच सके जो यह चाहती थी। ठीक है। ओवर द इयर्स द कंपनी आल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विद सम कॉशन। तो समय के साथ कंपनी को यह भी समझ गई, या कंपनी को यह भी समझ में आ गया कि उसे थोड़ा केयर के साथ आगे बढ़ना है, यानी कि सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। बीइंग एन एलियन पावर, इट नीडेड टू पेसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड एंड एंजॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज। प्रेस्टीज यानी कि सम्मान। बीइंग एन एलियन पावर का यहाँ पे ओ एलियन का वो मतलब नहीं है जो हम जानते हैं कि यानी कि कोई हमारे प्लेनेट से ही अलग से आया। एलियन पावर यानी कि विदेशी। ठीक है, यहाँ पे विदेशी बोला गया है।
तो बीइंग एन एलियन पावर, एक विदेशी ताकत होने की वजह से, इट नीडेड टू पेसिफाई, पेसी मतलब शांत करना, दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड। तो जो कंपनी थी वो क्या थी, एक एलियन पावर थी, एक विदेशी पावर थी। तो एक विदेशी पावर होने की वजह से इसे जो कंट्री साइड में यानी कि ग्रामीण एरिया में रूल कर चुके थे उनको भी शांत करना बहुत जरूरी था। एंड इंजॉय अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज, और जो कि यानी कि जो पहले रूल कर चुके थे और अथॉरिटी और प्रेस्टीज भी जिनकी थी, तो उन्हें शांत करना कंपनी के लिए बहुत ही जरूरी था। Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. Eliminate मतलब खत्म होना, समाप्त होना। इंटायरली का मतलब होता है पूर्ण तरीके से। यानी कि वे लोग जो जिनके पास लोकल पावर थी उनको कंट्रोल करना जरूरी था, बट दे कुड नॉट बी इंटायरली एलिमिनेटेड, बट उनको पूर्ण तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता था। हाउ वाज दिस टू बी डन? यह काम कैसे हो? इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द countryside, organize revenue resources, redefine the rights of people, and produce the crops it wanted. तो इस चैप्टर में दोस्तों हम क्या पढ़ने वाले, इस चैप्टर हम यह पढ़ेंगे कि कंपनी ने कंट्री साइड यानी कि ग्रामीण एरिया को कैसे कॉलोनाइज किया और रेवेन्यू रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया और लोगों के राइट्स को रिडिफाइन किया और जो क्रॉप या चाहती थी उसको प्रोड्यूस करती है। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, the company had become the diwan, but it still saw itself primarily as a trader. प्राइमरी की मतलब कि मुख्य रूप से देखो, कंपनी हैज बिकम द दीवान, कंपनी तो दीवान तो बन चुकी थी, बट अभी भी यह मुख्य रूप से क्या थी, ट्रेडर थी। यानी कि यह अपने आप को क्या मानती थी, अभी भी मुख्य रूप से ये अपने आप को एक ट्रेडर मानती थी। इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। अनविलिंग मीन्स अनिच्छुक, असेसमेंट मतलब निर्धारण करना। देखो जो कंपनी थी वह चाहती तो थी ज्यादा इनकम यानी लार्ज रेवेन्यू इनकम वह चाहती थी, बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। बट वह रेवेन्यू के असेसमेंट और कलेक्शन के लिए कोई रेगुलर सिस्टम सेटअप करना नहीं चाहती थी। द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल। तो इसका एफर्ट यानी कि इसका प्रयास क्या था कि इन जो रेवेन्यू है उसको जितना हो सके उतना ज्यादा इंक्रीज किया जा सके, या आप बोल सकते हो कि यह इसका एफर्ट, इसका प्रयास यह था कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रेवेन्यू यह पा सके एंड इट कुड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल, और यह फाइन कॉटन और सिल्क क्लॉथ जितना सस्ता हो सके, जितना संभव हो सस्ता हो जाए उतना सस्ता वो मतलब कर सके। यानी कि इनको रेवेन्यू जो है ज्यादा चाहिए था और कॉटन और सिल्क का जो फाइन कॉटन और सिल्क के क्लॉथ थे इनको सस्ता चाहिए था, जितना पॉसिबल हो उतना सस्ता इनको मिल जाए। विद इन 5 ईयर द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल। तो 5 साल के अंदर जो चीजें कंपनी खरीदती थी उसका बंगाल से उसकी प्राइस जो है डबल हो जाती है। बिफोर 1765 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। जैसा कि प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था 1765 के पहले, 1765 में क्या हुआ, इसको दीवानी मिल जाती है। तो 1765 के पहले कंपनी जो है कि ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर को इंपोर्ट करती थी, कहाँ पे लाती थी, एक्सपोर्ट करती थी, उसको लाके इंपोर्ट करती थी इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे लाने के बाद वह गोल्ड और सिल्वर के बदले दूसरी चीजें परचेस करती थी, यानी कि फाइन कॉटन और सिल्क। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। बट अब जो रेवेन्यू मिलता था दोस्तों बंगाल से, उससे उसका खर्चा चल जाता था, मान लीजिए जो भी उसके एक्सपेंसेस थे, अब उसको गोल्ड और सिल्वर लाने की जरूरत नहीं थी। ठीक, वो जो है इजिली फाइनेंस कर सकता था अपनी परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट के लिए जो भी गुड्स होते थे। आप बोल सकते हो कि जैसे कि जो कंपनी क्या करती थी, यहाँ से चीजें ले जाती थी, फाइन कॉटन और सिल्क क्लॉथ यहाँ से लेके जाती थी। पहले क्या करती थी, गोल्ड और सिल्वर देती थी, उसके बदले जो है कि कॉटन और सिल्क लेती थी। अब क्या हुआ, 1765 के बाद उसको दीवानी मिल जाती, तो दीवानी से जो भी पैसे आते, जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता था, उस रेवेन्यू के पैसे से चीजें यानी कि चीजें क्या, फाइन कॉटन और सिल्क खरीदती थी और उसको एक्सपोर्ट कर देती थी, यानी कि उसको गोल्ड और सिल्वर लाने की कोई जरूरत नहीं थी। Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. डीप क्राइसिस यानी कि गहरे संकट, गहरा संकट आप बोल सकते हो। ठीक है, क्राइसिस यानी कि संकट होता है, डीप यहाँ पे बोला गया मतलब बहुत बड़ा संकट आप बोल सकते हो। ठीक है, तो बहुत शीघ्र ये क्लियर होगा कि जो जो बंगाल की इकोनॉमी है वह उसे वो जो है कि डीप क्राइसिस फील कर रही है। यानी कि जो बंगाल की इकोनॉमी हो रही थी, इकोनॉमी जो पहले बंगाल की थी, अब वो जो धीरे-धीरे क्या हो रही थी, उसमें डीप क्राइसिस में जा रही थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था, इकोनॉमी एकदम गिर रही थी।
Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. आर्टिसन यानी जो कारीगर होते थे, डिजर्टिंग विलेज यानी कि छोड़कर जाना। तो जो आर्टिसन होते थे वो गांव छोड़कर जा रहे थे, क्यों? क्योंकि सिंस मतलब क्योंकि दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइसेस, क्योंकि जबरदस्ती उनको अपनी जो चीजें होती थी कंपनी को सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम, और पीजेंट से जो भी वो डिमांड करते थे, यानी जो कर वो डिमांड करते, ड्यूज मतलब जो लगान, जो लगान पीजेंट से मांगा जाता था वे वो देने में असमर्थ थे। ठीक है। आर्टिसंस प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन, जो आर्टिसंस का प्रोडक्शन था वो भी डिक्लाइन हो रहा था। एंड एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन शोड साइन ऑफ कोलैप्स, जो एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन था वो भी कोलैप्स हो रहा था। देन इन 1770 अ टेरिबल famine killed 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। तो दोस्तों 1770 में एक बहुत ही खतरनाक फेमिन, एक अकाल पड़ता है जिसकी वजह से बंगाल में, केवल बंगाल में 10 मिलियन पीपल की डेथ होती है, मतलब 10 मिलियन लोग यानी कि 1 करोड़ लोग मर जाते हैं। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, मतलब वाइप्ड आउट मतलब खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। तो बंगाल की जो पॉपुलेशन थी उसके 1/3 लोग क्या हुए, समाप्त हो गए, खत्म हो गए। यानी कि वो, ये अगर मान लो 3 हिस्सा है तो 1/3 यानी कि एक हिस्से के लोग जो है कि गायब ही हो गए, मर गए। अब आप सोच लो ना, 1 करोड़ लोग बहुत होते हैं। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे इस चित्र में हम देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया अ वीकली मार्केट इन मुर्शिदाबाद इन बंगाल। बंगाल में मुर्शिदाबाद है, वहाँ पे एक वीकली मार्केट लगा हुआ है। पीजेंट्स एंड आर्टिसन फ्रॉम रूरल एरिया रेगुलरली केम टू दिस वीकली मार्केट टू सेल देयर गुड्स, इसको हाट बोलते थे, देयर गुड्स एंड बाय व्हाट दे नीडेड। तो पीजन और जो आर्टिसन जो रूरल एरिया से बिलोंग करते थे, ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते थे, वे रेगुलरली इस वीकली मार्केट में आते थे और जो उनको जो चीजें उनकी होती थी उसको बेचते थे, सेल करते थे, और जो उनकी जरूरत थी उसको खरीदते थे। These markets were badly affected during times of economic crisis, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उस टाइम ये जो मार्केट थी बहुत ज्यादा बैडली अफेक्ट हुई थी। ठीक है। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, अब इनको लगता था कि अब हमें जो एग्रीकल्चर है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। इफ द इकोनॉमी वाज इन ruins, could the company be certain of its revenue income? ऋण मतलब गिरना है, खराब होना या संकट में होना। अगर जो इकोनॉमिक थे, इकोनॉमिक अगर संकट में थी तो क्या क्या कंपनी अपने रेवेन्यू इनकम के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? मोस्ट कंपनी ऑफिसर्स बिगन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी इनकरेज एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड। तो कंपनी के ज्यादातर जो अफसर थे उनको फील होने लगा, उनको यह लगने लगा कि लैंड में इन्वेस्ट करना और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना बहुत ही जरूरी है। हाउ वाज दिस टू बी डन? आखिर में यह काम किस प्रकार किया जा सकता था? कौन सा काम कि लैंड पे इन्वेस्टमेंट बढ़े, इंक्रीज हो, और एग्रीकल्चर में क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो। आफ्टर 2 डिकेड्स ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन पे यानी कि किस प्रकार लैंड में इन्वेस्ट किया जाए और एग्रीकल्चर को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, तो इस पे 2 डिकेड तक बहस चली, जो 2 डिकेड तक क्या हुआ, डिबेट चली। The company finally introduced the permanent settlement in 1793। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि परमानेंट सेटलमेंट कब कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया, 1793 में। तो फाइनली 2 दशक यानी 2 डिकेड्स डिबेट के बाद तो कंपनी ने फाइनली परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया 1793 में। By the terms of the settlement, the राजाज एंड तालुकदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। तो इस टर्म के हिसाब से, परमानेंट सेटलमेंट के टर्म के हिसाब से जो राजा और तालुकदार थे उनको कंपनी ने क्या रिकॉग्नाइज किया, एज ए जमींदार रिकॉग्नाइज किया। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। उनसे बोला गया या उनका यह काम था कि वे पीजेंट से यानी जो किसान होते थे उनसे रेंट कलेक्ट करें या लगान वसूल करें एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, और कंपनी को रेवेन्यू पे करें। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स परमानेंटली, जो अमाउंट पे करना था उनको, यानी कि जो इसको जो जमींदार होता था जो उसको पे करना पड़ता था कंपनी को, जो भी रेवेन्यू उसको पे करना पड़ता था, उसकी जो उसका रेट था या बोल सकते हैं जो उसका अमाउंट था वह फिक्स था, परमानेंटली वह फिक्स कर दिया गया था। दैट इज इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज इवन इन फ्यूचर। तो ऐसा उस टाइम बोला गया था फ्यूचर में जो लगान पे करनी है, जो रेवेन्यू पे करना है कंपनी को इसके द्वारा, जमींदार के द्वारा, वह कभी इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इन्होंने जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया उसके बाद इन्होंने जो राजा और तालुकदार हुआ करते थे उनको रिकॉग्नाइज कर दिया क्या, एज ए जमींदार। अब जमींदार का काम क्या था, वो पीजेंट से कर वसूल करे यानी कि लगान वसूल करे और कंपनी को रेवेन्यू पे करे। अब ये जो रेवेन्यू का इसकी जो अमाउंट था वो फिक्स कर दिया गया था, जो भी अमाउंट था वो फिक्स कर दिया गया था कि परमानेंटली फिक्स रहेगा, आपको इतना पे करना है। इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज इवन इन फ्यूचर। ऐसा उस टाइम
यह बोला गया था कि फ्यूचर में इंक्रीज कभी नहीं होगा। इट वाज फील दैट दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनीज coffers and at the same time encourage the जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। कॉफर्स का मतलब होता है तिजोरी, कॉफर्स। तो इससे ब्रिटिशर्स को यानी जो कंपनी थी उसको क्या लगता था, किससे जो परमानेंट सेटलमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि अब जो है जमींदार जो है कि परमानेंट पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, यानी कि जो भी लगान होगा कलेक्ट करेंगे और कंपनी को पे करेंगे और इसकी जो अमाउंट थी वो फिक्स कर दी गई थी। ठीक है, इससे तो इससे ब्रिटिशर्स को लगता था कि इससे उन्हें रेगुलरली रेवेन्यू मिलता रहेगा और जमींदारों को लैंड में इंप्रूवमेंट के लिए इन्वेस्ट करने का इंकरेजमेंट या प्रोत्साहन मिलेगा। Since the revenue demand of the state would not be increased, the zamindar would benefit from increased production from the land. Since means क्योंकि रेवेन्यू डिमांड यानी कि जो रेवेन्यू की मांग थी, स्टेट यानी कि यहाँ पे राज्य को बोला गया है, इंक्रीज यानी कि जो भी ज्यादा होगा, बेनिफिट यानी कि फायदा। ठीक है, क्योंकि कंपनी ने तय किया कर दिया था कि इससे ज्यादा अमाउंट आपको पे नहीं करना है, तो इसलिए क्योंकि स्टेट की ओर से रेवेन्यू की डिमांड बढ़ने वाली नहीं थी, तो इसलिए जमींदार जो हैं वो इंक्रीज प्रोडक्शन से यानी लैंड से जो भी इंक्रीज प्रोडक्शन होगा उससे बेनिफिट में रहेंगे। ठीक है, और एक चीज, परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था कब, 1793 में। उस टाइम जो है कि गवर्नर जनरल कौन था, कॉर्नवालिस वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में दोस्तों, उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो थे कौन, चार्ल्स कॉर्नवालिस। ये है चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, दी प्रॉब्लम, अब बात आती है कि परमानेंट सेटलमेंट तो आ गया, अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई। दी परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम। तो जो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था इसने भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे। कंपनी ऑफिशियल सून डिस्कवर्ड दैट द जमींदार्स वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। तो कंपनी के जो ऑफिसर थे उन्होंने पाया कि जो जमींदार हैं वो लैंड की इम्प्रूवमेंट के लिए उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि उस टाइम जो कंपनी के ऑफिसर थे उन्होंने पाया कि जो जमींदार थे वे लैंड की इम्प्रूवमेंट के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। तो जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था पे करने के लिए तो वो इतना ज्यादा था कि जमींदार जो है इसको पे करने में डिफिकल्टी महसूस कर रहे थे, बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, एनीवन हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी। कोई भी अगर वह रेवेन्यू नहीं पे कर पाता था उसकी जमींदारी चली जाती थी। न्यूमरस जमींदारीज वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। तो बहुत सारी जमींदारी जो है, बहुत सारे लोगों की जमींदारी जो है कि सोल्ड ऑफ हो जाती है, यानी कि बेच दी जाती है। एक्शन ऑक्शन हुआ था यानी कि बोली लगा दी जाती है जब जो जिसको कि कंपनी ऑर्गेनाइज करती थी। यानी कि अगर जैसे कि बोली लगाई गई, यहाँ पे कुछ 4-5 जमींदारी है, यहाँ पे बोली लगाई, इस जमींदारी को कौन लेगा। ठीक है, अब जमींदारी का मतलब आप जाओगे लोगों से कर वसूल करोगे, लगान लोगे। ठीक है, तो कंपनी ने इतना ज्यादा उस रेट को इतना ज्यादा हाई कर दिया था कि जो जमींदार होते थे उसको पे नहीं कर पाते थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती पे करने में। इस वजह से तो जो कंपनी हुई उनकी जमींदारी छीन लेती थी और बहुत सारे लोगों की जमींदारी इसी प्रकार बेच दी गई, बोली लगा दी गई, जो कि ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी दिस सिचुएशन चेंज्ड। 19th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड तक जो सिचुएशन था वो बिल्कुल चेंज हो चुका था। द प्राइसेस इन द मार्केट रोज एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। जो प्राइसेस थी मार्केट में वो इंक्रीज होती हैं, बढ़ती हैं, एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। जो कल्टीवेशन था वो धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगता है। दिस मीन एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदार्स बट नो गेन फॉर द कंपनी। इसका मतलब अब जो जमींदार होंगे उनका इनकम जो इससे बढ़ेगा, बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली। देखो इससे फायदा तो जमींदार को होगा बट कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने जो रेवेन्यू डिमांड था उसको तो परमानेंटली उसने फिक्स कर दिया था। इवन देन द जमींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। बट अभी तक मतलब अभी भी जो जमींदार थे उनको लैंड की इंप्रूवमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट करना कोई इंटरेस्ट नहीं था, मतलब उनको दिलचस्पी नहीं था कि वो लैंड को इम्प्रूवमेंट करें, इम्प्रूव करें। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट। Others now saw the possibility of earning without trouble and risk of investment. Earlier year का मतलब होता है कि स्टार्टिंग के सालों में, ट्रबल यानी कि परेशानी। तो देखो हुआ क्या कि उनमें से कुछ ने तो सेटलमेंट के स्टार्टिंग ईयर में ही अपनी जमीन जो है कि गंवा चुके थे, और जो बचे रह गए थे वे अब उन्हें भी बिना परेशानी और इन्वेस्ट का रिस्क उठाए अर्निंग की पॉसिबिलिटी क्या थी उनको दिख रही थी। ठीक है, as long as zamindars could give out their land to tenants and get rent, they were not interested in improving the land. As long as यानी कि जब तक,
ठीक है, तो और टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। यहाँ पे किसान को बोला गया कि जब तक जमींदार जो थे वे किसान को जमीन देकर या लैंड देकर उनसे रेंट ले सकते थे, तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड। तब तक वे जो है कि लैंड की इंप्रूवमेंट में इंटरेस्टेड नहीं थे, उनको कोई भी दिलचस्प नहीं था कि वो लैंड को इम्प्रूव करें। ऑन द अदर हैंड, दूसरी जगह इन द विलेजेस द कल्टीवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव का मतलब होता है उत्पीड़क या अत्याचारी। और दूसरी तरफ गांव में यानी कि विलेजेस में किसानों को यह सिस्टम जो था बहुत ज्यादा उत्पीड़क दिखाई दिया। द रेंट ही पेड टू द जमींदार वाज हाई एंड हिज राइट ऑन द लैंड वाज इनसिक्योर। इतना उत्पीड़क क्यों दिखाई दिया? क्योंकि जमींदार को जो रेंट वे पे करते थे वो बहुत ज्यादा हाई था, बहुत ज्यादा था। एंड हिज राइट ऑन द लैंड वाज इनसिक्योर, और जो उनका अधिकार था लैंड पे वो इनसिक्योर था। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर। ऑफन यानी कि अक्सर, तो अक्सर उन्हें रेंट देने के लिए या लगान पे करने के लिए मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता था। एंड व्हेन ही फेल टू पे द रेंट, अब जब वह रेंट नहीं पे कर पाते थे, ही वाज एविक्टेड फ्रॉम द लैंड ही हैड कल्टीवेटेड फॉर जनरेशंस। एविक्टेड मतलब होता है बेदखल करना। यानी कि जब वे लैंड नहीं, जो कर था यानी कि जो लगान थी वह नहीं पे कर पाते थे, रेंट नहीं दे पाते तो क्या होता था? ही वाज एविक्टेड फ्रॉम द लैंड ही हैड कल्टीवेटेड फॉर जनरेशन। यानी कि वह जो उनकी लैंड थी जो कई जनरेशन से उनकी थी, या उनकी पुश्तैनी जो लैंड थी उससे क्या होता था? वे बेदखल हो जाते थे, उनसे छीन लिया जाता था। अ न्यू सिस्टम इज डिवाइड। अब यहाँ पे एक नई व्यवस्था आती है, नया सिस्टम आता है। By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. By the early 19th century, यानी कि 19th century के शुरुआत में कंपनी ऑफिसर, जो कंपनी के ऑफिसर थे, वर्क कन्विंस, कन्विंस मतलब विश्वास हो जाना, ठीक है। यानी कि 19th सेंचुरी के शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे ऑफिसर्स को ऐसा विश्वास हो गया था, यकीन हो गया था कि जो सिस्टम ऑफ रेवेन्यू है यह फिर से चेंज कर, इसको फिर से चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। हाउ कुड रेवेन्यूज बी फिक्स्ड परमानेंटली एट अ टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। तो उनको क्या लगा कि हाउ कुड रेवेन्यू बी फिक्स परमानेंटली, कि रेवेन्यू को परमानेंटली कैसे फिक्स किया जा सकता है एट ए टाइम, तब व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी, जब कंपनी को ज्यादा जरूरत पड़ेगी पैसों की, टू मीट इट्स एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। यानी कि जब कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड की जरूरतों को या उसके एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, उस टाइम परमानेंटली रेवेन्यू फिक्स करके कैसे काम चला जा सकता है। In the northwestern provinces of the Bengal Presidency, an Englishman called Holt Mackenzie devised the new system which came into effect in 1822. तो उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल प्रेसिडेंसी के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में, जो कि मोस्ट ऑफ दिस एरिया नाउ इन उत्तर प्रदेश, मतलब जिसका ज्यादातर एरिया अभी के टाइम में उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो जब उनको ऐसा लगा कि ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, उस टाइम जो है कि परमानेंट सेटलमेंट से, यानी जो रेवेन्यू फिक्स किया गया है उससे जो है कि काम नहीं चलने वाला। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में एक इंग्लिश मैन था, जिसका नाम था होल्ट मैकेंजी। उसने एक नया सिस्टम डिवाइड किया जो कि 1822 में लागू हुआ। He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. तो जो होल्ट मैकेंजी था उसको फील हुआ, उसको ऐसा लगा कि जो नॉर्थ इंडियन सोसाइटी है उसमें विलेज यानी कि जो गांव है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, इसलिए नीडेड टू बी प्रिजर्व, इसको बचा कर रखना, प्रिजर्व करना बहुत ही जरूरी है। अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड, measuring the field and recording the customs and rights of different groups. तब उसने क्या किया, उसने सबको डायरेक्शन दिया या उसने आदेश दिया किसको? कलेक्टर को। तो कलेक्टर वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। इस टाइम जो कलेक्टर गांव 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 जाता था, मतलब हर विलेज में जाता था और लैंड का इंस्पेक्शन करता था, मेजरिंग द फील्ड, और जो खेत होता था उसका मेजरमेंट करता था, यानी किसके पास कितना खेत है, एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट ऑफ डिफरेंट, और डिफरेंट ग्रुप के जो लोग थे उनके कस्टम और राइट को क्या करता था? नोट करता था, जो भी उनके रीति रिवाज हैं। The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village had to pay. तो इससे क्या हुआ, यानी कि जो कलेक्टर थे गांव में जाते थे उससे क्या फायदा मिला कि इससे क्या किया कि गांव के हर खेत के एस्टिमेटेड रेवेन्यू को जोड़कर हर गांव से जो वसूल होने वाला रेवेन्यू था उसका कैलकुलेशन किया जाता था। दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड।
तो इस डिमांड को जो है कि परमानेंटली फिक्स नहीं किया गया, उसको जबकि रिवाइज किया जाता था पीरियोडिकली, मतलब समय-समय पर उसमें चेंजिंग किए जाते थे, चेंज किया जाता था उसको। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन। तो अब जो चार्ज था दोस्तों, किसका चार्ज? उस रेवेन्यू को कलेक्ट, यानी कि जो चार्ज था कि किसानों से रेवेन्यू को कलेक्ट करना और फिर उसको कंपनी को पे करना, यह किसको दिया गया? विलेज हेडमैन को, रेदर देन द जमींदार, जमींदार से हटा लिया गया। ठीक है, यानी कि पहले हमने देखा इसको जमींदार को दिया गया। अब जमींदार, इन्होंने देखा जमींदार जो है बहुत ज्यादा आनाकानी कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, वे कुछ कर ही नहीं रहे हैं, मतलब कि इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे हैं लैंड में। तो उन्होंने क्या किया कि जो चार्ज था रेवेन्यू कलेक्शन का, और फिर उस कलेक्शन को कंपनी को पे करना, उसको दे दिया कंपनी ने किसको? विलेज का जो हेडमैन होता था, यानी कि गांव का जो मुखिया होता था। ठीक है, दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द महलवारी सेटलमेंट। इस ये जो सिस्टम था, इसको क्या नाम दिया गया? महलवारी सेटलमेंट। अब आता है दी मुनरो सेटलमेंट, दी मुनरो सिस्टम। तो मुनरो सिस्टम क्या होता है? सॉरी जी, मुनरो कौन था? थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास 1819 टू 1826। थॉमस मुनरो जो था, वो गवर्नर था मद्रास का 1819 से 1826 तक। ठीक है, देखते हैं इसमें मुनरो सिस्टम में क्या है। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। तो क्या हुआ, जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी, कहाँ पे? जो साउथ में ब्रिटिश टेरिटरीज टेरिटरीज थी, तो वहां पे भी सिमिलर क्या देखने को मिला? वाज सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि उस परमानेंट सेटलमेंट से हट रहे थे और नए आइडिया की तरफ जा रहे थे, जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ महलवारी सेटलमेंट की तरफ। ठीक है, द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइड केम टू बी नोन एज द रियोतवार या रियोतवारी। वहां पे जो नई व्यवस्था डेवलप हुई या नया जो सिस्टम वहां पे डिवाइड हुआ, उसको क्या बोला गया? उसे रैतवार या रैतवारी का नाम दिया गया। It was tried on a small scale by Captain Alexander Reed in some of the areas that were taken over by the company after the wars with Tipu Sultan। टेकन ओवर का मतलब होता है कब्जे में ले लेना, बाय द कंपनी आफ्टर द वॉर्स, यानी जो युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान से। ठीक है, तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड जो था, उसने टीपू सुल्तान के साथ चले जो युद्ध हुए थे, उसके बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ एरिया में इस सिस्टम को ट्राई करके भी देख लिया था, आजमा के देख लिया था। Subsequently developed by Thomas Munro, this system was gradually extended all over South India। तो इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को किसने डेवलप किया था? थॉमस मुनरो ने। तो धीरे धीरे ये जो सिस्टम था दोस्तों, कौन सा? रियोतवारी वाला जो सिस्टम था, पूरे साउथ इंडिया में एक्सटेंड हो जाता, मतलब पूरे, मतलब कि पूरे साउथ इंडिया में लागू हो जाता। मतलब यहाँ में जो हमने देखा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ बंगाल के था, वहां पे था कौन सा सिस्टम था? वहां पे सिस्टम था महलवारी सिस्टम, और साउथ में कौन सा था? साउथ में था रियोतवारी सिस्टम। ठीक है, रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार। तो रीड और मुनरो को ऐसा लगता था, रीड यानी कि कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो को ऐसा लगता था कि साउथ में कोई, वहाँ साउथ में कोई ट्रेडिशनल जमींदार नहीं। ट्रेडिशनल मतलब जो परंपरागत जमींदार है, यानी एक के बाद एक जो हेरिडिटरी होता था। ठीक है, तो उसको यहाँ पे बोला गया। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड had to be made directly with the cultivators, riots, who had tilled the land for generations। टिल्ड का मतलब, टाइल्ड का मतलब होता है कि हल चलाना या खेती करना। क्योंकि जो रीड थे, और जो रीड यानी कि कैप्टन अलेक्जेंडर रीड था और जो थॉमस मुनरो था, इनको लगता था कि ये साउथ में कोई ट्रेडिशनल जमींदार है ही नहीं। तो इसलिए इन्होंने तर्क दिया, क्या आर्ग्यूमेंट दिया कि ये जो सेटलमेंट है, इन्हें डायरेक्टली किसानों पर, उस कल्टीवेटर्स पर, यानी कि कल्टीवेटर को रियोट बोलते थे। ठीक है, तो कल्टीवेटर से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो कि खेतों पर कई जनरेशन से खेती करते चले आ रहे हैं। Their fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made। यानी कि उनके खेतों को रेवेन्यू असेसमेंट से पहले बहुत ही केयरफुली और सेपरेटली सर्वे करना चाहिए। Monroe thought that the British should act as paternal father figures protecting the riots under their charge। मुनरो थॉट, यानी कि मुनरो सोचता था क्या कि ब्रिटिश शुड एक्ट एज पैटर्नल फादर, कि ब्रिटिशर्स जो है उनको एज ए पैटर्नल फादर एक्ट करना चाहिए, पैटर्नल फादर फिगर होना चाहिए, प्रोटेक्टिंग द रियोट्स अंडर देयर चार्ज। रियोट यानी कि किसानों को, तो यहाँ पे फार्मर को रियोट बोला गया है। ठीक है, तो मुंडो का मानना था, मुंडो की जो सोच थी वो क्या थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, यानी कि जो अंग्रेज हैं, उनको पिता की भांति किसानों को मतलब रक्षा करनी चाहिए, उनकी रक्षा, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ऐसा मुंडो सोचता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें एज ए पैटर्नल फादर फिगर होते हुए, यानी कि आप बोल सकते हो
कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है?